हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको मैथ का चैप्टर चाल, समय और दूरी पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो की क्वालिटी को हायर डाटा पे सेट कर दीजिए। 1080p पे या 720p पे आप इसको सेट कर दीजिए जिससे आपको वीडियो साफ दिखे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है, ये चैप्टर है आपका चाल, समय और दूरी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसमें जो तीन मेन फॉर्मूले यूज होते हैं वो ये होता है। पहला फॉर्मूला दूरी का है। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय होता है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल होता है। और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय होता है। तो ये मेन फॉर्मूले इसमें यूज होते थे और फॉर्मूले भी यूज होते हैं जब आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उसमें हम आपको समझा देंगे। इस वीडियो में मैं आपको पहले फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। अब इसमें देखिएगा चाल, समय और दूरी के कुछ नियम बताए गए हैं। पहला नियम ये बता रहा है कि जब दो गतिशील पिंड एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में गतिशील हो तो उनके अपेक्षिक वेग उनके वेगों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि जैसे कि दो आपकी बॉडी है, यानी कि दो गाड़ियां मान लीजिए, दो दो कार है, अगर एक ही दिशा में चल रही है, मतलब कि एक ही रेखा में चल रही है लेकिन विपरीत दिशा में है, एक इधर चल रही है तो एक इधर चल रही है, ठीक है। तो जब दो गतिशील पिंड एक ही रेखा में लेकिन परंतु विपरीत दिशा में, एक इधर की डायरेक्शन में चल रही है, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो उनके जो वेगों का, उनकी जो चाल होगा, उनका जो अपेक्षित वेग होगा, तो वो क्या होगा, इसका जो चाल होगी और इसकी जो चाल होगी, ठीक है, उन दोनों के योगफल के बराबर होगा। उन दोनों को जोड़ के निकलेगा जो उसका अपेक्षित वेग निकलेगा कि जो हमारा ये वाली बॉडी थी और ये बॉडी थी, इन दोनों का जो अपेक्षित, इन दोनों का जो वेग होगा उसके, उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा अपेक्षित वेग निकलेगा। दूसरा नियम बता रहा है कि जब दो गतिशील पिंड एक ही रेखा में तथा एक ही दिशा में गतिशील हो उनका अपेक्षित वेग उनके वेगों के अंतर के बराबर होगा। यानी कि जैसे दो बॉडी है आपकी, एक इस डायरेक्शन में चल रही है और दूसरी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अब जो उनका अपेक्षित वेग होगा तो इसका जो वेग है और इसका जो वेग है, यानी कि जो इसका, इसकी चाल है और इसकी चाल है, उन दोनों के, उनके वेगों के अंतर के बराबर जो होगा वो उसका अपेक्षित वेग होगा। तीसरा नियम बता रहा है कि जब नाव धारा के अनुकूल बहाव के साथ खाई में जाती है तो धारा नाव की सहायता करती है। यानी कि जैसे नाव हमारी चल रही है और इस डायरेक्शन में, और हमारी जो धारा है, नदी की धारा, वो भी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो जो उसका अपेक्षित वेग होगा वो क्या होगा, नाव का वेग जो होगा, जो नाव की आपकी चाल है, नाव का जो वेग है प्लस जो है धारा का जो वेग होगा वो होगा, वो उसका अपेक्षित वेग निकलेगा। अब यह सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है कि गणेश ने 675 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 10 घंटे में तय की। कार की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो हमको दूरी 675 किलोमीटर दे रखी है, समय दे रखा है 10 घंटे। तो चाल का फॉर्मूला होता था दूरी बटे समय होता था। तो हम यहाँ पे दूरी और समय रख देंगे और हम निकाल लेंगे चाल जो आएगी। तो उसकी जो चाल आई वो किलोमीटर प्रति घंटे में आई है, क्योंकि दूरी किलोमीटर में थी और समय घंटे में था तो किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। इसमें हमें एक चीज का ये ध्यान देना रहता है कि हमारी जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो एक ही उसमें होनी चाहिए, या तो एसआई में रहेगी या सीजीएस में रहेगी, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में रहेगी या मीटर प्रति सेकंड में रहेगी। तो उसको उसी हिसाब से हम बदल लेते हैं। तो इसमें दोनों हमारी जो यूनिट थी वो एसआई में थी, इसमें ये किलोमीटर में दूरी दे रखी थी और समय घंटे में दे रखा था, तो हमने वैसे ही कर दिया, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया इसका। यह नियम दे रखा है, इसमें बताया है कि रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म करने में लगा समय जो होगा वो होगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल होगा। फिर आखिरी ये बताता है कि यदि दो गतिशील पिंड दो चाल x किलोमीटर प्रति घंटे
तथा y किलोमीटर प्रति घंटे से दो समान दूरी तय करती हो तो पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत जो चाल होगी वो 2xy बटे x प्लस वाई हो जाएगी। ये सभी नियम थे। अब हम आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये वाला सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को पार करती है 10 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। तो हमको ये मालूम है कि रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में लगा समय का जो फॉर्मूला होता था वो रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल होती थी। जो हमने आपको फॉर्मूले पहले बताया था उसमें ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो अब ये यहाँ पे देखिए, जो रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में समय जो लगा है वो 10 सेकंड का लगा है, और रेलगाड़ी की जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, और ये आपका समय आपका 10 सेकंड में दे रखा है। तो हम एक यूनिट में लेके करते हैं। तो अब हम इसको ये जो है किलोमीटर प्रति घंटे को हम जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणे कर देते हैं। तो हमने इसको गुणे कर दिया तो हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारे जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई, और जो समय था हमारा वो 10 सेकंड था। तो हम यहाँ पे रख देंगे रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में लगा समय वो 10 सेकंड है, और रेलगाड़ी की जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो अब यहाँ पर हमने समझा कि यहाँ से हमने गुणे कर देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 20 × 10 हो जाएगा, जो 20 मीटर आ जाएगी। अब यह सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 1 मिनट में 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई निकालें। तो इसमें हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 400 मीटर, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक मिनट में वो प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल हमें दे रखी थी 48 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी थी, और बाकी हमें सारी चीजें मीटर में दे रखी थी। तो या तो हम किलोमीटर प्रति घंटे में लेंगे तो हर चीज घंटा में और किलोमीटर में हो, या हर चीज हमारी मीटर और सेकंड में हो। तो अब यहाँ पे हमारा जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो मीटर में है, और समय भी हमें 1 मिनट दे रखा था तो उसको भी हम सेकंड में बदल देंगे। तो हम सारी यूनिट को हम मीटर और सेकंड में लेके आ जाएंगे। तो अब रेलगाड़ी की जो चाल थी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो हम 48 को हम 5/18 से गुणे कर देंगे, तो 40/3 जो होगा मीटर पर सेकंड में ये आ जाएगा। फिर समय 1 मिनट दे रखा था, इसको हम जो है बदल लेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होता था, तो ये सेकंड में आ गया। अब हमारी यूनिट सब जो है वो मीटर और सेकंड में सीधे की फॉर्म में आ गई है। तो अब जो है हमने आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में लगा जो समय होता है वो होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल होता है। तो अब यहाँ पे हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी थी, रेलगाड़ी की लंबाई को निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल को दे रखी थी, और अब रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में लगा जो समय था वो दे रखा था वो 60 सेकंड था। तो हम सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई आएगी वो 400 मीटर आ जाएगी। अब यह क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक आदमी को पार करने में लगा समय निकालें। ठीक है, तो अब इसमें हम देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आदमी की चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब 42 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से एक गाड़ी चल रही थी, और उससे एक आदमी को पार किया, वो एक आदमी भी उसी दिशा में जा रहा था 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब आदमी को पार करने में समय कितना लगेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखिएगा आदमी और रेलगाड़ी जो है वो एक ही दिशा में गतिशील है। तो हमने आपको बताया था कि दो गतिशील पिंड अगर एक ही दिशा में दो गतिशील पिंड एक ही दिशा में जा रहे हो तो उनका जो अपेक्षित वेग जो होगा उन दोनों के वेगों के अंतर के बराबर होगा, जो नियम आपको बताया था। तो वही चीज यहाँ पे लग जाएगी, आदमी और रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिशील थे तो उनका अपेक्षित वेग जो होगा तो उन दोनों वेगों के अंतर के बराबर होगा।
तो 42 माइनस हम 6 कर देंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो हमको रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी तो मीटर में दे रखी थी, तो इसलिए जो है हम इसको सब जो है जो हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा आया था उसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो 5/18 से इसको हम गुणे कर देंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड में ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। और जो दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तो रेलगाड़ी को खंबे को या आदमी को पार करने में जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है, तो दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। और चाल जो है हमने 10 मीटर प्रति सेकंड निकाला हुआ है, तो समय जो होता है समय का फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी बटे चाल होता था, तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देंगे तो 18 सेकंड जो होगा वो समय हमारा आ जाएगा। अब यह सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल एक नाव 5 घंटे में 13 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 5 घंटे में 28 किलोमीटर चलाता है। धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। यानी कि एक आदमी था, वो नाव को चला रहा था, जब नाव को धारा के विपरीत चला रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में चला रहा था, तो 5 घंटे में वो 13 किलोमीटर को कवर कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद फिर वापस लौटता है, तो अब धारा जिस डायरेक्शन में धारा है उसी डायरेक्शन में वो नाव को चलाता है, तो 5 घंटे में वो 28 किलोमीटर को कवर कर लेता है, ठीक है। अब हमको धारा की चाल निकालनी है, तो अब हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि शांत जल में जो नाव की चाल है वो x किलोमीटर है और धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम मान लेंगे। तो धारा के अनुकूल जो होगा नाव की चाल होगी वो x + y हो जाएगी। हमने आपको पहले नियम बताया था कि जिस डायरेक्शन में धारा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव चला रहे हैं तो धारा जो होगी वो सहायता करेगी नाव का, तो उस डायरेक्शन में जो होगा धारा की जो धारा के अनुकूल नाव की जो चाल होगी वो x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। और धारा के विपरीत नाव की जो चाल होगी वो x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखिए कि x + y जो यहाँ पे हमारा है वो क्या होगा, जब धारा के अनुकूल जा रहा है, धारा के डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो तब 28 किलोमीटर वो 5 घंटे में कवर कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, ये दूरी है, ये हमारा समय है। हमें चाल का फॉर्मूला लगा देंगे, चाल का फॉर्मूला होता था दूरी बटे समय होता था, तो 28/5 हो गया और यहाँ पे हमने x + y रख दिया जो हमने एज्यूम किया था यहाँ से। इसी तरीके से धारा जब विपरीत जाएगा तो कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 13 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर रहा है, ठीक है। तो x - y की जो वैल्यू होगी वो 13/5 आएगी। इसके बाद हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x + y = 5.6 हो जाएगा और x - y = 2.6 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन बन जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 4.1 आ जाएगी। अब इसी वैल्यू को हम पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू हमारी 1.5 आई है और जो y हमने क्या माना था, धारा की चाल माना था, तो यही हमारी जो है धारा की चाल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलता रहे।